हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कुछ एमसीक्यू दूंगी रिलेटेड टू चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12। इसके नोट्स मैंने 3 पार्ट में कवर करे हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दिया है। अब पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फाइनेंशियल लीवरेज बाय इट इज़ व्हेन इट इज़ कंसिडर्ड एज फेवरेबल। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? ये होता है द प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ फ्रॉम योर ओवरऑल कैपिटल। ठीक है, अब इसकी 3 कंडीशंस हो जाती हैं, फेवरेबल, अनफेवरेबल एंड अनलीवर्ड। ठीक है, तो इन 3 कंडीशंस के बारे में मैं अपने नोट्स में आपको बता चुकी हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज फाइनेंशियल रिस्क अराइज। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क क्यों अराइज होता है? जब हम डेप्थ को लेते हैं, ठीक है, जब हमारा डेप्थ का प्रपोर्शन ज़्यादा होता है तो वो हमको रीपे करना पड़ता है विद इंटरेस्ट और टाइमली रीपे करना पड़ता है। अगर नहीं रीपे करते हैं तो फिनेंशियल रिस्क की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेट्स इट अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पहले ट्रेडिशनली था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट अब किस पर ट्रांसफ़र हो गया है ऑब्जेक्टिव? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, जहाँ पे मेन फोकस होता है शेयर होल्डर्स के बेनिफिट का। ठीक है, अदर ऑब्जेक्टिव्स आपके आ जाएंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, ठीक है, बीट द कॉम्पिटिटर्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपसे पूछा है कि आपको कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का फॉर्म करना है, तो आप कौन से 6 पॉइंट आप दिमाग में रखकर उसको क्रिएट करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो मैंने अपने लास्ट पार्ट में बताया है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, तो वही जो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है वही इसमें आप मेंशन करेंगे और एक्सप्लेन करने हैं आपको वो पॉइंट्स। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर मैनेजर को 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं जब वो फिनेंस फंक्शन परफॉर्म करता है। ये ध्यान रखिएगा, जब वो फिनेंस फंक्शन परफॉर्म करता है तो कौन से वो 3 डिसीजन है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। इन तीनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं अपने नोट्स में आपको दे चुकी हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू कॉल कैपिटल नीडेड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़। तो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी रिक्वायर नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, एक्सप्लेन 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, तो जो पार्ट 3 है उसमें मैंने मेंशन करे हैं वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आप उसमें से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, जो डायरेक्टर है कंपनी का, उसने डिसाइड करा कि उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो उसने स्टॉक बढ़ा दिया किसका? रॉ मटेरियल्स को, फिनिश गुड्स का, एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹20 लाख। ठीक है, अब आपको ये जो 20 लाख रुपीज़ आप उसको लेने हैं तो उसके आपको वेज बताने कि वो 20 लाख रुपीज़ कहाँ से प्रोक्योर कर सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे आपके पास? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग्स, लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैन चेंज द फाइनेंस फॉर्च्यून ऑफ द बिजनेस, डू यू एग्री सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। येस, कैपिटल बजटिंग मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं? लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, है ना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। तो ये फाइनेंस का फॉर्च्यून बदल सकता है, आपको इसमें इसकी इंपॉर्टेंस मेंशन करनी है, वो भी मैंने आपको पार्ट 2 में बताएंगे। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर द वर्किंग रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग द फॉलोइंग आइटम्स इज बिग और स्मॉल। मतलब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इन फॉलोइंग बिजनेस के लिए ज़्यादा पड़ेगी या स्मॉल पड़ेगी। ठीक है, तो पहला आ जाएगा पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब जो जल्दी कंज्यूमेबल हो जाते हैं ना, जिनको हम ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते। सिंस हमें इसकी इन्वेंट्री ज़्यादा तो मेंटेन नहीं करके रखनी पड़ेगी, तो हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो स्मॉल यूज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑटोमोबाइल्स में भी रिक्वायर लार्ज ह्यूज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग में भी टाइम लगता है और ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है एयर कंडीशन। जब डिमांड समर्स के टाइम में एयर कंडीशन की डिमांड पीक पे होती है तो उस समय डिमांड ज़्यादा होगी तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, है ना, तो उस केस में इन्वेंट्री ज़्यादा चाहिए होगी, स्टॉक ज़्यादा चाहिए होगा, लेबर ज़्यादा चाहिए होगी, तो वर्किंग कैपिटल फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ में लोअर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें आप जो है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स के थ्रू ही बनाते हैं और जो कस्टमर होता है वो ऑन अ क्लिक उसको इंस्टॉल कर लेता है, तो इतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, प्लस इसमें कोई इन्वेंट्री भी नहीं होती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की बात करें तो इनको स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है रॉ मटेरियल्स का, फिनिश गुड्स का, इसलिए इसमें वर्किंग कैपिटल हाई होती है। आइसक्रीम ट्रेडिंग बिजनेस, यहाँ पे ट्रेडिंग बिजनेस की बात हुई है, मतलब जहाँ पे सिर्फ सेलिंग एंड परचेजिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है ना, तो जहाँ बाइंग एंड सेलिंग होती है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है ना, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होती है, सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वहाँ पर कम हो गई। नेक्स्ट है, व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट, नेम 2 सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। फ्लोटेशन कॉस्ट, जब आप किसी फंड को रेज करते हो तो जो कॉस्ट लगती है, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गई, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस हो गए, तो वो आपकी कौन सी हो गई? फ्लोटेशन कॉस्ट। 2 सोर्सेज लॉन्ग टर्म फंड के कौन से हो गए? डेप्थ एंड इक्विटी।
नेक्स्ट है डिसीजन मेड टू एक्वायर न्यू एंड मॉडर्न प्लांट टू अपग्रेड न्यू वन। कौन सा डिसीजन है? ये आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, सिंस ये प्लांट से रिलेटेड है तो कैपिटल बजटिंग आएगा लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये मैंने आपको पार्ट 2 में अपना बताया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज वर्किंग कैपिटल इफेक्ट द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। लिक्विडिटी का मतलब कैश है ना, कैश में पैसा होना। तो वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे एक्सपेंसेस को फुलफिल करता है। अब मैं एक अगर एग्जांपल लेती हूँ कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने बैंक से या फिर कहीं से कैश लिया है, ठीक है, कैश इन हैंड, कैश में पैसा लिया है, तो उसकी अब वो जो डे टू डे एक्सपेंसेस है वो अपने फुलफिल कर पाएगा। वर्किंग जो है उसकी स्मूथ हो जाएगी जब पैसा होगा उसके पास, तो लिक्विडिटी भी रहेगी उसके पास। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है इस समय, और पैसा है तो वो सारे फंक्शंस अपने सारी एक्टिविटीज स्मूथली कैरी ऑन कर लेगा। तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कम्प्लीटली और टाइमली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल जो है वो इस तरीके से लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस को इफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ डेप्थ एंड इक्विटी हैव इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्क। कमेंट। तो ये गलत है, डेप्थ ज़्यादा रिस्की होता है, इक्विटी कम रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि डेप्थ में हमको रीपेमेंट करना पड़ता है, चाहे कंपनी लॉस में जाए चाहे प्रॉफिट में जाए, टाइमली विद इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अमर जो है वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस करता है दिल्ली में, ठीक है, वो टूरिस्ट को जयपुर से आगरा तक लेकर जाता है। अब इसमें उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमको फाइंड आउट करनी है। तो सिंस ये टूरिस्ट बिजनेस है, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ है नहीं, इन्वेंट्री उसको कुछ रखनी नहीं पड़ती, तो वर्किंग कैपिटल उसकी कहाँ होगी? जैसे फ्यूल में हो गई, ठीक है, बस की मेंटेनेंस में हो गई, ड्राइवर की सैलरी हो गई, कंडक्टर की सैलरी हो गई, एंड सो ऑन। नेक्स्ट है फर्दर अमर वांट्स टू एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई ट्रांसपोर्ट बिजनेस। अब उसको एक्सपेंड करना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेनिंग टू फैक्टर्स दैट विल इफेक्ट हिज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो जो फैक्टर्स इफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट है वही आपको इसमें मेंशन करने हैं, वो भी मैंने अपने आपको सेकंड पार्ट में मेंशन करे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्टोरेज सॉल्यूशन जो है वो एक लार्ज वेयर हाउसिंग नेटवर्क कंपनी है जो 40 डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस इंडिया में वर्क कर रही है। ठीक है, अब उसको क्या करना है? उसको अपने सारे वेयर हाउस जो है वो कंप्यूटराइज्ड करने हैं। ठीक है, ताकि वो वैल्यू एडेड और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस अपने पार्टिसिपेंट्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जैसे फार्मर्स, ट्रेडर्स, उनको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इज द डिसीजन टू अंडरटेक कंप्यूटराइजेशन ऑफ ओन वेयर हाउस लाइकली टू इफेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल, अब जब सब चीज़ उसको कंप्यूटराइज करनी है तो लार्ज एक्सपेंस होगा। ठीक है, लार्ज एक्सपेंस होगा यानी कि फिक्स्ड कैपिटल जो होगी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा इफेक्ट फिक्स्ड कैपिटल पर? वो उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेम एनी टू सोर्सेज दैट अ कंपनी में यूज टू फाइनेंस इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। वो कहाँ से फाइनेंस कर सकती है? रिटेन अर्निंग्स के थ्रू कर सकती है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर बैंक से लोन ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कंप्यूटर टेक लिमिटेड है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो आउटसोर्स करती है वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया में। ठीक है, अब क्या है? ओवर द लास्ट 5 years द कंपनी हैज़ बीन पेइंग डिविडेंड्स एट दी हाई रेट्स टू इट्स शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे रेट पे डिविडेंड पे कर रही है। लेकिन इस साल क्या हुआ? उसकी कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो हाई हुई है, लेकिन उसकी लिक्विडिटी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, और वो ये भी प्लान कर रही है कि उसको अपना जो नया वेंचर उसको अपना क्रिएट करना है, एक्सपेंड करना है अपना बिजनेस। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो आ जाता है, गिवन इन 3 reasons बिकॉज ऑफ विच यू थिंक कंप्यूटर टेक लिमिटेड हैज़ बीन पेइंग डिविडेंड एट हायर रेट टू इट शेयर होल्डर्स ओवर द लास्ट 5 years। तो इसका क्या हो सकते हैं रीजंस जो हमने पढ़े थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस पे, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हाई डिविडेंड पे होता है, लोअर डिविडेंड, तो वही आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो पहला जैसे आ जाएगा अर्निंग्स, कंपनी की अर्निंग्स ज़्यादा हुई होगी, कैश फ्लो पोजीशन, उसकी कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी इसलिए वो ज़्यादा डिविडेंड दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट कंडीशन मतलब जो उसके शेयर्स मार्केट में है उनकी वैल्यू हाई होगी जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स उसके पास ज़्यादा फंड रख रहे होंगे और उसकी जो मार्केट वैल्यू वो बढ़ रही होगी, उसको प्रॉफिट्स हो रहे होंगे जिसकी वजह से वो अच्छे डिविडेंड पे कर पा रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कमेंट ऑन द लाइकली डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी दिस ईयर बाय स्टेटिंग एनी 2 reasons। अब यहाँ पर क्या है? ये कह रहे हैं कि इस साल उसकी डिविडेंड पॉलिसी कैसी है। तो जैसे कि अभी हमने केस में पढ़ा कि इस साल वो उसकी लिक्विडेशन पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो इस साल सिंस उसकी लिक्विडेशन पोजीशन अच्छी नहीं है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट, तो वो उतना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। और इसका सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि सिंस कंपनी को अपना नया वेंचर क्रिएट करना है, बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो वो कुछ अर्निंग्स अपने लिए रिटेन करके चल रही है ताकि वो उसमें इन्वेस्ट कर सके। तो इसलिए इस साल कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स को उतना डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर पा रही है।
अब जो लास्ट क्वेश्चन आ जाता है वो ये है कि हुर्रे लिमिटेड जो कंपनी है वो अम्यूज़मेंट पार्क लखनऊ में ऑपरेट करती है, ठीक है। अभी तक से वो ओनर्स फंड पे ही डिपेंड थी, लेकिन अब वो अपने जो अम्यूज़मेंट पार्क है वो कंट्रीज़ और भी ज़्यादा अपने इंक्रीज़ करना चाहती है, तो उसने सोचा कि डेप्थ मार्केट से रेज करेगी, ठीक है। अब उसने जो 30% ऑफ फ्रॉम द टोटल कैपिटल उसने डेप्थ रेज करी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12%, ठीक है। जबकि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, 10% आ रहा है, ठीक है। कंपनी हाउएवर इवन आफ्टर इम्प्रूविंग डेप्थ, कंपनी ने डेप्थ लिया है 30%, उसके बाद भी उसका EPS फॉल हो रहा है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ये आ जाता है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। पहला डिसीजन में आएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसको अब और भी प्लान्ड अम्यूजमेंट पार्क्स खोलने हैं कंट्री में। और दूसरा डिसीजन क्या आएगा, फाइनेंसिंग, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सोर्स ऑफ फंड की बात हुई है जो उसने डेप्थ को रेज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दैट इवन आफ्टर एम्प्लॉइंग द डेप्थ द अर्निंग पर शेयर दैट इज EPS ऑफ द कंपनी इज फॉलोइंग। ये कंडीशन किसकी आ गई, अनफेवरेबल लीवरेज की, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर साफ साफ मेंशन है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, 10%, और उसने कितने में रेज किया है, 12%, यानी कि यहाँ पर उसको रिटर्न कम मिल रहा है, उसको 2% से लॉस हो रहा है, इस वजह से EPS जो है वो फॉल हो रहा है। नेक्स्ट है, स्टेट एनी 2 फैक्टर्स विच फेवर्ड द इशू ऑफ डेप्थ बाय द कंपनी। मतलब हमें 2 ऐसे फैक्टर्स बता रहे हैं जो ये बोल रहे हैं कि कंपनी को डेप्थ ही लेना चाहिए इक्विटी के अगेंस्ट, ठीक है। तो कौन कौन से 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, पहली चीज़ आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेप्थ अगर लेती है कंपनी तो वो डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है टैक्सेशन में, इसलिए ये एक चीपर सोर्स है डेप्थ। और दूसरा आ जाएगा फ्लोटेशन कॉस्ट, जो जब हम इक्विटी के थ्रू अपने फंड्स रेज करते हैं तो उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट जैसे कि एडवर्टीजमेंट और प्रोस्पेक्टस की कॉस्ट ज़्यादा रखती है एज कम्पेयर टू जब हम डेप्थ के थ्रू पैसा रेज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए डेप्थ जो है वो रीजनेबल है, चीपर है, इसलिए ये ज़्यादा फेवरेबल है। बस लर्नर्स, इसमें आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो केस स्टडीज़ टाइप के इसमें क्वेश्चंस आने हैं वो जो आपके चैप्टर में फैक्टर्स अफेक्टिंग में जो पॉइंट्स मेंशन है उसी से ही रिलेटेड आने हैं, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होगी लेकिन आपको वही पॉइंट्स मेंशन करने हैं। क्लियर में क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको मेंशन करना है कि वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग, आपको मेंशन करने हैं फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट या वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, घुमाकर आएगा इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी। आपको वही पॉइंट्स लिखने हैं, आप इसलिए वो वाले पॉइंट्स का एक एब्रीविएशन बना लीजिएगा ताकि वो आपको याद रहे। Now we will discuss some important MCQ question related to the chapter. Number first is when financial leverage is considered unfavorable. So the option is answer number second, EPS is declining. जब EPS decline करेगा तब financial leverage unfavorable होगा। इसका रीज़न मैंने अपने नोट्स में बताया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑप्शन इज नंबर फर्स्ट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें से कौन सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है, तो ऑप्शन इज ए इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट किसका पार्ट है, वर्किंग मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड रेफर्स टू, शेयर होल्डर्स का फंड रिजर्व्स भी कहलाता है, शेयर कैपिटल भी कहलाता है और सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। इसलिए द ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड प्रिंटिंग प्रोस्पेक्ट इज कॉल्ड, तो ऑप्शन इज डी फ्लोटेशन कॉस्ट। क्यों, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट कौन सी होती है, जब हम कोई फंड रेज करते हैं उसमें जो कॉस्ट लगती है, तो जब हमें फंड रेज करना होता है तो हम एडवर्टीजमेंट्स भी देते हैं, प्रोस्पेक्ट्स भी देते हैं, प्रोस्पेक्टस भी इशू करते हैं। सो द ऑप्शन इज ए फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम एंड इंक्रीज इन द टैक्स रेट ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स विल, सो द ऑप्शन इज बी मेक द डेप्थ रिलेटिवली चीपर। क्यों, क्योंकि डेप्थ में डिडक्टेबल टैक्स होता है, ठीक है, और शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है वो आफ्टर टैक्स दिया जाता है, इसलिए अगर टैक्स हाई होता है तो डेप्थ चीपर हो जाता है, सस्ता हो जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इज ऑल्सो नोन एज, सो द ऑप्शन इज बी वर्किंग कैपिटल डिसीजन। लॉन्ग टर्म डिसीजन क्या कहलाता है, कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू एंश्योर, यहाँ पे हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, सो द ऑप्शन इज बी इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश, कितने टाइम में, ऑप्शन इज सी विद इन 1 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट इज हाई वर्किंग कैपिटल यूजली रिजल्ट इन, सो द ऑप्शन इज डी हायर करंट रेशियो, हायर रिस्क एंड हायर प्रॉफिट्स।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इज मोर रिस्की बट चीपर. सो द ऑप्शन इज फर्स्ट डेप्थ, क्योंकि इसको हमको टाइमली रीपे करना पड़ता है विद ड्यू इंटरेस्ट, ठीक है, प्लस ये टैक्स में डिडक्टेबल होता है, इसलिए ये चीपर है. नेक्स्ट है इरिवर्सिबल डिसीजन इज रिलेटेड विद. सो द ऑप्शन इज फर्स्ट कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, जो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, जैसे परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, जिसमें हमारी ह्यूज कैपिटल लगती है और लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं. तो ये जो डिसीजंस होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. आई होप आपको समझ में आई, इस वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ इस लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.